हाँ जी, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। इसके साथ मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा। अटेम्प्ट करो आप पॉज करके। देखो मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन ऐसा आता है जहाँ पे हमारे ज्ञान की भी सीमा होती है, और वो क्वेश्चन यूपीएससी इसीलिए देता है कि यार है ना, जो लोग नॉन सीरियस हैं, जो हर क्वेश्चन में टिप्पे मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने, देखो मुझे आ नहीं रहा था, थोड़ा थोड़ा आइडिया था। वैसे एक क्वेश्चन है वो शेखर बंधु उपाध्याय में तो मिलता है। अब वही बात था ना, एक क्वेश्चन के लिए एक बुक पढ़ना कोई बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। ये उस किताब में भी नहीं था जो मैं आपको बता रहा था ना, आर्य वाली, उसमें भी नहीं था। बट उसमें मोस्टली ऐसा तो 19 क्वेश्चन, तो उसमें 18 क्वेश्चन होते हैं, और एक किताबें ऐसी हैं उनमें एक क्वेश्चन होता है, तो वो ज़्यादा बेटर है ना। हाँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक अच्छा सा आपको बताता हूँ। मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, सही भी था, ठीक है। क्यों था? देखो पहले यार ये मजे थे कि स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशोर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कोई भी इंसान है, भारत का है, और वो स्वतंत्रता संग्राम के समय एक बुक लिख रहा है, तो क्या वो अंग्रेजों का विरोध करेगा या समर्थन करेगा? तो पहली लाइन तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई दिक्कत है। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों में लोकगीतों को प्रेरित किया, ये भी लाइन गलत हो ही नहीं सकती। ये दो कथन है ना, गलत नहीं हो सकते। आप चाहे कितना ही दिमाग लगा लो, ये होता है। यूपीएससी हार्ड क्वेश्चन भी पूछता है ना, तो वहां कॉमन सेंस का एक स्थान छोड़ता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरे समर्थन नहीं कि सर नहीं, आपको तो पता है, आंसर भी पता है, आप थोड़ा सा इसलिए आपने कर दिया, ऐसा थोड़ा होता है। ये आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा स्कोर लाना है तो ये करना पड़ेगा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई एक चीज तो मान लो आपने पढ़ा नहीं, लेकिन कोई चीज गलत नहीं दिख रही, तो वहां क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत कहाँ है? दिक्कत आती इस ऑप्शन में, देवस्कर द्वारा दे शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के लिए किया गया। एक चीज बताओ, जब बात क्या आ रही है स्वतंत्रता संग्राम की, तो क्या उस समय के क्रांतिकारी थे वो भारत को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, या फिर बंगाल को, या महाराष्ट्र को, या फिर पंजाब को, या फिर मद्रास को? समझ रहे हो ना बात? ऊपर से ये बात लिखी हुई है इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय। अगर ये बात लिखी हुई होती, मिडाइवल की बात आ गई है मान लो, या फिर कोई एकदम प्रारंभिक काल की, स्वतंत्रता संग्राम नाम लिख दिया है, तो यार देश के लिए बंगाल शब्द कैसे यूज कर सकता हूं? बताओ। यही कॉमन सेंस वहां मैं ऐसे ही करके आया था। हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी में रिस्क ले सकता हूं, तो वो आप पे डिपेंड है। आप मान लो आपको नहीं आता तो नहीं भी हाथ डालो, लेकिन इस क्वेश्चन में चलो मान लो इतना नहीं सोच पाते हैं, लेकिन 50-50 जा सकते हो ना। पहले दो तो गलत लग ही नहीं रहे, तो या तो डी होगा या फिर 1-2 होगा। 50-50 वाले में तो आ ही रहे हो कम से कम। ये करना पड़ेगा एग्जाम में। यही चीज सिखाने के लिए हमने ये सीरीज लाए हैं कि ओरिजिनल एग्जाम में हमारे साथ भी क्या होता है। अब तो कोई आके बता दिया मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, यार ओरिजिनल एग्जाम में यही हमारे साथ हुआ था। समझ रहे हो? और ये आपको जो एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, ये आपको फेस तो करना पड़ेगा। जो देखो आप में से हो सकता है जिन लोगों ने एग्जाम दे रखी है उन्होंने तो ये फेस कर रखा है, नहीं कर रखी उनको लग रहा है नहीं सर क्या ही बता रहे हो, हम तो सीधे नॉलेज से करके आएंगे। नॉलेज से होते हैं क्वेश्चन, एक लिमिट तक होते हैं, कुछ बाद में ऐसे क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं। यार कट ऑफ पार करनी है ना हमें, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? 1 और 2, ठीक है। इनका जन्म 1869 को हुआ था, देवधर के आसपास। और बाल गंगाधर तिलक को ये अपना गुरु, कोलकाता से प्रकाशित होने वाले हितवादी नामक अखबार में इन्होंने कई लेख लिखे। एक दूसरा, और ये नाम क्या था इनका? सखाराम देउस्कर। बंगाल में से नाम होते हैं क्या? ऐसे नाम तो महाराष्ट्र में होते हैं। तो एक मैंने वहाँ ये कॉमन सेंस मेरा थोड़ा लगा था कि यार जो आदमी महाराष्ट्र का है तो वो बंगाल को देश क्यों बोलेगा फिर? समझ रहे हो ना। मान लो महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र को तो देश बोल दे, क्या पता उसका एक, मैं अगर बुरे से बुरा सोचूं, लेकिन बंगाल को देश क्यों बोलेगा? समझ रहे हो? तो मेरा तो काम हो गया था। आप चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्यों पूछा। 2019 में क्या हो गई? 150वीं जयंती। क्या करना है सर? अब देखो ऐसे खोजने नहीं बैठना है कि इस साल किस किस की जयंती है, लेकिन अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हो उसमें सामने आ जाए तो आपको इसको करना है। देखो ये हमने एलिमिनेशन टेक्निक जो मैं लगा के आया था, ये मैंने लिखा भी है,
ठीक है, आप इसको देख लेना एक बार। करंट अफेयर में कोई भी चर्चा में रहे, किसी भी इंसान की जयंती हो, तो आप प्लीज देख के जाना। जैसे आप 2024 दे रहे हो, तो आप जब 23 से 24 के बीच में आप देखोगे ना, मैंने पिछले बताया भी था, पिछले 2019 वाले में, तो किसी की भी अगर 100 भी जयंती है, 150, 200, हर जयंती काम की नहीं होती। ये जो 100 वाला पीरियड होता है ना मेनली, तो ये या 150, 200, ये वाली इंपॉर्टेंट होती है, 500, तो वहां पे आप करंट अफेयर करके ही जाते हो। सॉरी, तो हिस्ट्री से अगर समझते तो क्यों नहीं हम पूरा मेहनत करके जाएं, ठीक है। और पता चल गया ना, मैं यूपीएससी से क्वेश्चन पूछता है, गांधी इरविन समझौते में क्या सम्मिलित था या थे? अटेम्प्ट लो आप, ठीक है। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन 2020 में डिलीट कर दिया था। हालांकि यूपीएससी ऐसा करता नहीं है, पता नहीं उस साल क्यों किया। एक दो क्वेश्चन डिलीट, दो क्वेश्चन शायद, 2 या 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिए थे उस साल, तो ये भी डिलीट हुआ था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, सही बात है। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, पुलिस की ज्यादती की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिस्सा का अभियोग नहीं था। तो फर्स्ट एंड फोर्थ तो सही है, वो ऑप्शन मान लो। अब इसमें हो सकता है दिक्कत हुई, लगभग सही, सभी सही लग रहे हैं, ठीक है। तो वो कुछ इन्होंने ऑप्शन बनाने में दिक्कत, उनको दिक्कत हुई है, तो उन्होंने ये डिलीट कर दिया। तो हमें क्या करना है? यूपीएससी ने आंसर तो छुपा लिया, लेकिन हमें क्या करना है? पहली बात, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। जिन आप में से जिन लोगों का दिमाग तेज है, उन लोगों को मैंने ये बात बताई भी थी 2019 वाले में, तेज बहादुर सप्रू पूछा था, इनके प्रयासों से समझौता हुआ था। शर्तें क्या थी? देखो, सारी शर्तें यहाँ लिख दी हैं, आपको क्या करना है, इसको एक बार पढ़ के जाना है, ठीक है। वैसे आपकी बुक में भी है, मैंने यहाँ कोशिश किया इसको एक्सप्लेन करने की। ये शर्तें पढ़ के जाना आपको। क्यों? यूपीएससी आगे पूछ सकता है, गांधी ऋण समझौते में कौन सा प्रस्ताव था या नहीं था, क्योंकि कई बार खुनस होती है ना कि यार मेरा डिलीट हो गया था, जो भी एग्जामिनर है उसको मौका मिला था कि मैं दोबारा देता हूँ, ठीक है। या फिर आप जैसे ये कौन से आंदोलन के बीच में हुआ था, ये बात भी मैंने बताई थी। पिछली बार नमक यात्रा का आया था। तो यूपीएससी के पास बहुत ज़्यादा नहीं है वैरायटी। पिछली बार दांडी मार्च का पूछा था 2019 में, इस बार क्या पूछ रहा है? गांधी इरविन, समझ रहे हो। उससे अगले साल सवर्ण अवज्ञा खुद नाम से आ जाएगा मान लो, या संयोग आ जाएगा, भारत छोड़ो आ जाएगा, स्वदेशी आ जाएगा। मैं 4 नाम ले रहा हूँ ना, इन 4 के आगे यूपीएससी ना इधर उधर नहीं जाता बहुत ज़्यादा। रॉयल नेवी जो विद्रोह है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप पढ़ के चले जाना, ठीक है। हाँ जी, आप अगर ये काम करके जाते हो हिस्ट्री में कि सर याद नहीं होता है मेरे को, तो बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा है, तो आप लिख के चले जाओ। आप ये घटनाएं लिख के चले जाओ कि पहले कौन सी हुई थी, बाद में कौन सी हुई थी, थोड़ी सी उनकी माइन्यूट डिटेल। जैसे घटनाक्रम है, सविनय अवज्ञा मान लो, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा है, उससे पहले आपको पता, तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 का, रावी नदी के तट पे पूर्ण स्वराज्य की मांग हमने रखी थी, ठीक है। दांडी मार्च 12 मार्च से 24 अप्रैल 1930 तक 24 दिन की यात्रा हुई थी। गांधी जी के साथ 78 अनुयायी थे। वेब मिलर एक पत्रकार था, उसने इस यात्रा को कवर किया था। तो यूपीएससी कुछ हार्ड अजीब क्वेश्चन पूछना हो तो ये पूछ सकता है। बोस ने इसे एल्बा से पेरिस की यात्रा से इसकी तुलना की थी। एल्बा से पेरिस यात्रा किसने की थी? नेपोलियन ने, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो हो गया था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग ले, इसलिए ये समझौता हुआ था। ये हुआ है 5 मार्च 1931, और मार्च में ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी इस समझौते के बाद में, ठीक है। इस पर विवाद भी चलता है। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ये हुई सितंबर
से दिसंबर 1931 में। मैंने यहाँ लिखा है राजपूताना जहाज। गांधी जी किस जहाज में बैठकर इंग्लैंड गए थे? अब आपको कोई सर ये क्या बता रहे हो? देखो, तो पूछना हो यूपीएससी को तो कुछ भी पूछ सकती है। हम पढ़ ही रहे हैं तो हमारा क्या जाता है इस चीज को पढ़ने में, ठीक है। और अंबेडकर हैं, उन्होंने तीनों राउंड टेबल में भाग लिया था। उनका जहाज था कंटोरेसो, वो इस जहाज में बैठ के जाते थे। थर्ड राउंड टेबल हुआ था 1932 में, दिसंबर 1932। सर ये कालक्रम आपने क्यों बताया है? यूपीएससी पूछता है इसलिए बताया, ठीक है। लेकिन सर इतना ही क्यों बताया, फिर पूरा ही बता देते तो फिर आप क्या करोगे? आपको तरीका बता दिया ना कि यार ये पूछता है यूपीएससी, तो आपको पढ़ते टाइम ध्यान रखना है कि पहले कौन सी घटना हुई थी, बाद में कौन सी हुई है, ठीक है। ओके, आपका सविनय अवज्ञा ये 2 चरण में चला था, आपको पता है। तो पहले 1930 में गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया यहां से, फिर ये समझौता हो गया तो रोक लिया, फिर 32 से 34 वापस चला था, ठीक है। ये मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि यार ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, हमें ऐसे प्रिपेयर करना है, बहुत हार्ड नहीं करना है इस प्रिपरेशन की जर्नी को, ठीक है। हाँ जी, अब देखो ये भी मेरे लिए, मुझे भी याद है, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था। 2020 वाला भी हार्ड, ये क्वेश्चन ना हार्ड था। असल बताऊं तो मैंने कभी इस पुस्तिका के बारे में नाम ही नहीं सुन रखा था, ठीक है। कभी मैंने नाम नहीं सुना। आप इसको अटेम्प्ट लो, दिमाग लगाओ। मैंने जो लगाया वो आप लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है तो। देखो मैं बताता हूँ, मैंने क्या काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी थी 2020 में। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल भी है तो खूब पढ़ रखा था, बट ये नाम मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा। विट्ठाल विध्वंसक। आपको डरा नहीं रहा हूं, यूपीएससी हर साल 1-2 क्वेश्चन, अब इस साल देखो 2 कर दिए इन्होंने। तो क्या सर 2 क्वेश्चन गलत हो तो गलत या छोड़ के आते हो तो क्या सिलेक्शन नहीं होता है? होता है आदमी, बहुत का मेरे दोस्तों को किसी को नहीं आ रहा था, मैं तो फिर भी हिस्ट्री का हूँ, तो मैंने देश और कथा वाले में दिमाग लगा लिया, इसमें भी दिमाग लगा लिया था। कुछ लोग नहीं लगा पाते हैं, लेकिन दिमाग लगाना आपको भी थोड़ा सा देखो सीखो। देखो मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, और मैंने, आप भी मतलब पढ़ते हो तो बुक्स तो पढ़ते हो, किसने कौन सी लिखी है। मैंने भीमराव अंबेडकर सारी बुक्स पढ़ रखी, मतलब वैसे नहीं पढ़ रखी, पता है कौन सी बुक इन्होंने लिखी है। गांधी जी की पढ़ रखी थी, ज्योतिबा फुले की पढ़ रखी थी, बट मैंने कभी विट्ठाल विध्वंसक नहीं देखी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इनकी तो मैंने सारी बुक्स पढ़ रखी है, नाम पता है मुझे इनकी बुक्स के क्या क्या नाम है, ये नाम भी पहली बार सुन रहा हूं और ये बुक्स भी नहीं पढ़ रखी, तो ये मार के आए थे, यही आंसर था। आप भी ऐसी रिस्क कॉन्फिडेंस, देखो ऐसे बताओ ना कि वो ट्रिक काम करती, ट्रिक नहीं, ये मेरा नॉलेज था, मुझे पता था इनकी नहीं है, तो मैं रिवर्स में गया कि इनकी नहीं है, तो फिर यही बचा। समझ गए क्या बात? ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मोस्टली जिन्होंने सही भी किया था, उस साल जिन्होंने ये क्वेश्चन सही किया था, और ये बुक वहीं मिलती नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये देखो, गोपाल बाबा वलंकर। चलो कोई बात नहीं, 2020 तो लौट के नहीं आएगा, लेकिन 2024 आ रहा है हमारे सामने, 2025 आ रहा है, हमें क्या करना है, जो भी महान विभूतियां हैं एटलीस्ट जिनका प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, उनकी बुक्स हमें सारी याद होनी चाहिए, उनकी बुक्स हमें सारी याद होनी चाहिए। गोपाल बाबा वलंकर, जिन्हें गोपाल कृष्ण के रूप से नाम से जाना जाता है, 1840 से 1900 के बीच में इनका जीवन काल रखा। अछूत लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया, ठीक है। अब गांधी जी हैं, मजे यहां शुरू होंगे। गांधी जी की सारी बुक आपको पता होना चाहिए, मैंने सारा लिख दिया है यहाँ पे। 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक, ठीक है, ये पुस्तक मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी ये पुस्तक, फिर गांधी जी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी, फिर महादेव देसाई जो उनके सचिव थे, निजी सचिव थे, उन्होंने इसे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम से अंग्रेजी में अनुवादित किया। गांधी जी की अन्य पुस्तकें अगर मैं बताऊं आपको तो सर्वोदय, सत्याग्रह, गीताबोध, आत्मा शुद्धि, राष्ट्रवाणी, हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह,
सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन, ये यूपीएससी ने आगे 2021 में एक क्वेश्चन पूछा। देखो ये है, इस एक्सप्लेनेशन का आपको ये फायदा है। अब हो सकता है कि आपको कि सर आपने तो बाद में आने के बाद लिख दिया होगा, चलो मान लो आने के बाद लिख दिया, लेकिन आपको पता है ना एक्सप्लेनेशन करना है, तो मुझे जो जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को एक्सप्लेन करके जाना है। मैं पढ़ के जाऊंगा, भाई मान लो मैं एक्सप्लेन नहीं भी करता, ठीक है, तो अभी प्रीवियस का फायदा क्या है? प्रीवियस से ये पता चलता है कि एटलीस्ट जो ऑप्शंस में थे मैं उनको ढंग से एक्सप्लेन करके जाऊं। यूपीएससी क्या करता है, देखो ये इंपॉर्टेंट थे तभी तो इन्होंने ऑप्शंस में डाला था। ये जो 4 आदमी के नाम लिखे थे, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये इंपॉर्टेंट थे तभी तो लिखा था, अगले साल पूछ ही लिया इन्होंने, ठीक है। और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु गोखले ही थे। गांधी जी के साप्ताहिक पत्र भी मैंने लिखे हैं। इंडियन ओपिनियन इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में 1909 में प्रकाशित किया। ये हिंदी, गुजराती और तमिल में प्रकाशित होता था। ये क्वेश्चन 2021 में ही गया था। और ये होता है प्रीवियस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखने का फायदा। भारत में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में यंग इंडिया और हरिजन लिखा। भारत में हिंदी में इन्होंने हरिजन सेवक, हरिजन बंधु और नवजीवन। पूछ सकता है, अभी पूछ सकता है, किसी दिन ऑप्शन में सुमेलित करवा लेगा ऐसा कुछ। अब अंबेडकर के बारे में बताऊं तो 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ILP की स्थापना की, जिसका नाम 1942 के आसपास इन्होंने क्या रख दिया था, अखिल भारतीय SC मतलब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ कर दिया था। इनकी मैं अगर रचनाओं की बात करूं तो मूक नायक, जनता, जाति का विनाश, इंग्लिश में आपने नाम सुना होगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, ये इन्हीं की पुस्तक है। ज्योतिबा फुले के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपने सामाजिक धार्मिक सुधार अगर आपने पढ़ा है तो वहां इनके बारे में विस्तार से आप पढ़ते हो। 1873 में उन्होंने ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे, ठीक है, जाति विरोधी उन्होंने आंदोलन भी चलाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी, ये 1872 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा देखो सार्वजनिक सत्य धर्म, सत्यशोधक समाज, दास्ता, ये पुस्तक किसकी है, ज्योतिबा फुले की। देखो यार आगे आ जाए ना तो ये गलत मत करना, ये लड्डू है आपके लिए, मतलब एकदम एग्जाम एकदम इजी, ठीक है ना, कि हमने पढ़ रखी है यार प्रीवियस ईयर्स में, बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहां से अगर ये आ जाए तो गलत मत करना। इसके अलावा इन्होंने धर्म तृतीय रत्न, पुराणों का भंडाफोड़, इशारा और शिवाजी की जीवनी, ये इन्होंने लिखी है। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षक मानी जाती है, महिला शिक्षिका मानी जाती है। और इनका जो मुख पत्र था वो था दीन बंधु या दीन मित्र, जिसे 1877 में कृष्णराव भालेकर ने इसका संपादन किया था। इसका जो सत्यशोधक समाज था इसका ये मुख पत्र था। अब देखो इतना डिटेल्ड हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया, ठीक है। आपको इसका फायदा क्या होगा, डायरेक्ट आ गया, जैसे सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन आ गया था। अब अगर मान लो आ जाए धर्म तृतीय रत्न किसकी बुक है, शिवाजी की जीवनी किसने लिखी, मूक नायक किसने लिखा, तो आपके तो काम ठीक है ना। मैं यही काम करके जाता हूं, तभी ये पर्सनल चीजें मैं आपको बता रहा हूं। कुल्लेवाप और द्रोणवाप, सॉरी पेपर तो नहीं हो गया ना आउट, सॉरी। कुल्लेवाप और द्रोणवाप क्या है बताओ जी, क्वेश्चन बताओ, सॉरी टॉपिक बताओ। शब्दावली, वैसे गुप्त काल का ये है। गुप्त काल में पढ़ोगे तो भी मिल जाएगा, शब्दावली में पढ़ोगे तो भी मिल जाएगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को किया था, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। सर वाप वाप तो हमने इसको माफ कर दिया, हालांकि मैंने तो ऐसा नहीं किया था, बट फिर भी आप, वो आपका तरीका है यार। आप क्या होता है कि आप जब पूरी साल मेहनत करते हो ना तो एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है ना। रिस्क लेने की जो क्षमता है वो ऐसे बिल्ड नहीं होती है। जब मैं 7-8 क्वेश्चन सही कर चुका होता हूँ तो मैं 9वें क्वेश्चन में रिस्क लेने की क्षमता रखता हूँ।
तो वो आपको करना है, मेहनत के लेवल पर भी करना है, बेहतरीन प्रैक्टिस आपको करनी है, कितना लेवल आप में आ जाए। तो गुप्तकाल और शब्दावली दोनों में से किसी भी टॉपिक में आप इसको पढ़ सकते हो। आंसर यही था, भूमि माप। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जिनका सही हुआ उनको बधाई। भूमाप की थी, देख लो, ये द्रोणवाप है, कुल्यावाप, नल, अंगुल, ये सारे भूमि के माप है। कल को अंगुल पूछ ले, नल पूछ ले तो गलत मत करना, ठीक है, सॉरी। भूमि मापने वाले अधिकारी को क्या बोलते थे? क्षेत्रकर। ये अगर पूछ ले तो आपको गलत नहीं करना है। नल भूमि माप में प्रयुक्त छड़ी या रस्सी को बोलते थे। पारक, ये क्या थी? भूमि माप की बड़ी इकाई। अंगुल, ये भूमि माप की इकाई थी। तो देखो गुप्त काल से प्रश्न आ रहा है ना, जो हमने बुक बताई थी उसमें है ये चीज। इसके अलावा अमरकोश, देखो गुप्त काल में चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके काल में नवरत्न रहते थे, उसमें एक अमरकोश, अमर सिंह भी थे। उन्होंने 12 प्रकार की भूमि बताई है। कुछ शब्दावली बताता हूं, जैसे क्षेत्र उस भूमि को बोलते हैं, उस खेत को बोलते हैं जो खेती के लिए उपयुक्त होता है। वास्तु उस भूमि को बोलते हैं जो निवास के लिए योग्य होती है। खिल उस भूमि को बोलते हैं जो भूमि जोती नहीं गई है, जिसको मतलब जोता नहीं गया है, ठीक है। अप्रहत, ये बिना जोती जंगली भूमि को बोलते हैं। अदेव मात्रक, देखो देव मात्रक, देवताओं की कृपा से, वर्षा से जो खेती होती है। अदेव मात्रक मतलब जो कृत्रिम साधनों से होती है। नए क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? यह क्वेश्चन क्या है, आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, वैसे तो क्या है एनसीईआरटी में, फिर भी आप आइडिया लगा सकते थे यार। इंस्क्रिप्शन, अभिलेख तो एक ही इंसान के फेमस है, उस इंसान का नाम क्या है? अशोक। तो आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, पॉज कीजिए इसको और अटेम्प्ट लीजिए, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। आंसर अशोक है। यूपीएससी ने ये प्रश्न एनसीईआरटी की कक्षा 6, हम आपके लिए सोर्स भी लेके आए। देखो कोई एनसीईआरटी की सर मेरे से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा जाएगा, तो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, आपको ये है कि मुझे यार एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, तो आप उस बुक पे, रेफरेंस बुक जो मैंने बताई थी उस पर जा सकते हो, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। अब देखो यहाँ क्या था, ऑप्शन में कौन कौन थे? अशोक भी था, समुद्रगुप्त भी था। तो हमने क्या किया है, उन सभी को एक्सप्लेन किया है कि कल को इनसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो कृष्णदेव राय वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप विजयनगर की बात करो तो विजयनगर के सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं राजा की बात करूं तो वो चीज आप कृष्णदेव राय सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे बेस्ट बात क्या है कि यहाँ से 5 साल के क्वेश्चन तो हमने यार एक्सप्लेन कर दिया आपको, है ना। अगर आपको 10 या 11 साल के देखने तो इस बुक को, वैसे आप लोग, मुझे पता है मोस्टली के पास है भी, लेकिन आपको कम मेहनत में कि यार सर ना हमसे, आप तो बता रहे हो कि आपने तो इतने साल मेहनत की है, आप तो हर साल उसको एक्सप्लेन कर लेते हो, हम कैसे करें, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें एक साल में निकालनी है एग्जाम। तो आप इस बुक को ले सकते हो। इस बुक में क्या है कि 11 साल के जितने भी क्या है ऑप्शंस है, हर ऑप्शन को हमने क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। 5 साल का तो मैंने आपको करवा ही रखा है ना। इसके अलावा अगर आपको देखना है कि यार पिछले जो 5-6 साल के हो रहे हैं, तो इसको हमने इसमें बहुत ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। वैसे ले रखी है तो अच्छी बात है, नहीं ले रखी तो आप इस बुक को ले सकते हो। पढ़ते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। देखो मैंने टाइम लिखा है यहाँ पे, तो कल को कोई टाइम समकालीन वाला आ जाए तो आप देख सकते हो। 1509 से 1529 इन्होंने रायचूर को विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। 1520 में बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को परास्त कर रायचूर को मिलाया। कृष्णदेव राय ने तेलुगु, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी भाषा में? देखो तेलुगु में है। आमुक्ते मालियत, हो सकता है गलत यहाँ थोड़ा सा इसका प्रिंट मिस प्रिंट हो सकता है। आमुक्ते मालियत कौन सी भाषा में? तेलुगु में, जिसमें उसकी विचार हैं, प्रशासनिक नीतियां, उनका विस्तार से वर्णन। इस ग्रंथ में विष्णु के अवतार रंगनायक
और आपने अलवार महिला संत अंडाल के बारे में सुना होगा। उनके विवाह का वर्णन हुआ है। कृष्णदेवराय को अभिनय भोज भी कहा जाता है। इन्हें आंध्र भोज या आंध्र पितामह भी कहा जाता है। तो ये ग्रंथ तो लिखा था इन्होंने तेलुगु में। इसके अलावा संस्कृत में इन्होंने लिखा है 3 ग्रंथ, जाम्बती कल्याणम, उषा परिणय, मदालसा चरित्र। आज आ सकता है। देखो यूपीएससी क्या कर रहा है कि आजकल जो भी लिटरेचर है वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, आप देख लेना। एक ये शब्द और देखो, कृष्णदेवराय के दरबार में 8 विद्वान रहते थे, उनको अष्टदिग्गज बोलते हैं। तो आपके दिमाग में आया होगा सर वो अष्ट प्रधान कहाँ थे? ये थे शिवाजी। मराठा जो दरबार था वहां जो प्रशासक थे उनको अष्ट प्रधान बोलते थे। इसको बोलते थे अष्ट दिग्गज। इसका समय तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग माना जाता है। अष्ट दिग्गज कवियों में अल्लासीनी पेदन्ना सर्वप्रमुख था। तो अल्लासीनी पेदन्ना किसके टाइम था? कृष्णदेवराय के टाइम। इसने मनुकारिता की रचना की थी। आपने तेनालीराम नाम सुना होगा, धारावाहिक आता था, तो वो भी इन्हीं के टाइम थे। यार ये विस्तार से एक्सप्लेन करने का रीज़न है, मैं नहीं चाहता कि यार आपको है ना, पहली बात तो किस प्रकार से क्वेश्चन करते हो वो तो बताया ही है, साथ में है ना कि यार यहाँ से क्वेश्चन आ जाए ना तो वो गलत नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए प्रूफ लेके आए, जो बात हमारे अभिलेख में, जो हमारे क्वेश्चन में थी, सेम टू सेम ये एनसीईआरटी में ये बात ये पिक्चर के साथ है। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो डब्बों में चीज़ें होती हैं ना वो इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको देख लेना। कृष्णदेवराय का थोड़ा और देखते हैं। पेदन्ना जो उनके दरबार में थे, पेदन्ना को आंध्र कविता या तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। पेदन्ना कृष्णदेवराय का राजकवि था। अष्ट दिग्गज में अन्य की अगर मैं बात करूं तो नंदी तीमन, भटमूर्ति, दुर्जट्टी, मल्लन, रामचंद्र, जिगली मूरन, तेनालीराम थे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पाइस लिखा हुआ, पेस लिखा हुआ था कहीं, और बारबोसा इसके काल में ही विजयनगर आए थे। मैंने यात्रियों पर जोर क्यों दिया है? देखो आपके क्वेश्चन आता है आगे वाले जो भी ईयर्स हैं कि नुनिज ने बताया कि विजयनगर की महिलाएं क्या क्या कार्य करती थी। तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे है कि आप जब है ना पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा विस्तार से कि यार बाहरी कोई यात्री आया है, उसको अगर आपकी टेक्स्ट बुक में महत्व दिया गया, उसकी लाइनें लिखी हुई हैं कि उसने ऐसा बताया, उसने ऐसा बताया, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेवराय ने हजारा स्वामी और विठल स्वामी, दोबारा हम पढ़ रहे हैं, पहले मैंने विस्तार से बताया था 2019 में, प्रोविदा शैली आपको याद आ रहा होगा, अमान मंडप, कल्याण मंडप। विठल स्वामी मंदिर से 56 तक्षित संगीत में स्वर निकलते हैं। ये आप चाहो तो गूगल करके यूट्यूब पे देख भी सकते हो इस। ठीक है, नीलकंठ शास्त्री के अनुसार चिदम्बरम मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेवराय ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट देख सकते हो चिदम्बरम मंदिर, विठल स्वामी और हजारा स्वामी। कृष्णदेवराय ने विवाह कर को हटा दिया। बाबर जब भारत आया तो देखो बाबर 1526 आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, कृष्णदेवराय का टाइम क्या था? 1509 से लेकर 29। तो जब बाबर के समकालीन था या नहीं था। और बाबर ने लिखा है कि मुझे भारत में, मतलब जब उसने शक्तिशाली शासकों के नाम लिखे तो उसने कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। बताओ, ये लाइन पूछ ले कि क्या बाबर है वो कृष्णदेवराय के समकालीन था? क्या बाबर ने उसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। उसी थीम से दोबारा क्वेश्चन बन सकता है। ये हमारे द ग्रेट समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वी.एस. स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा था। अब देखो इन्होंने कोई बुक लिखी है। पहली बात तो टाइम पीरियड देखो इनका, सबसे इंपॉर्टेंट है 350 से 375, कहीं 335, थोड़ा सा टाइम पीरियड वाला है रहता है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया है मोटा मोटी कि 4वीं शताब्दी में हुए थे, बीच वाला जो टाइम था। कृष्ण चरित्र के रचयिता समुद्रगुप्त थे।
बोध विद्वान वसुबंधु और असंग, याद आया मैंने वसुबंधु और असंग बताए भी थे आपको, ये इसी के दरबार में थे। वसुबंधु ने अभिधर्म कोश और असंग ने योगाचार लिखा। योगाचार महायान के आपने दो पंथ पढ़े थे जब विभाजन हुआ था आगे, शून्यवाद और माध्यमिक। योगाचार और विज्ञानवाद एक ही शब्द है, समझ रहे हो। मार्चा नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि ग्रहण की और पराक्रमांक भी इनको कहा गया है। कुछ सिक्कों पर इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इनके शौक का पता चलता है। वीणा कुछ याद है आपको, औरंगजेब भी, ठीक है। इसकी विजयों का उल्लेख हरिसेन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, प्रयाग प्रशस्ति, ये देखो प्रयोग लिख दिया प्रयाग या प्रयागराज, ठीक है। एक इसकी जो युद्ध नीतियां थी ये इंपॉर्टेंट थी। इसने क्या किया, जो नॉर्थ वाले राजा हैं उनके प्रति प्रसयबोधन की नीति अपनाई। प्रसयबोधन का मतलब समूल नाश, सीधा अंडर में अपने कब्जे में कर लो, जो भी राजा है खत्म करो, अपने अंडर में ले आओ, जड़ मूल से उखाड़ देना। अब दक्षिण के राज्यों के प्रति क्या अपनाई, ग्रहण मोक्षानुग्रह। दक्षिण वाले थोड़े दूर थे तो उनको डायरेक्ट कंट्रोल मिलना बुद्धिमानी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि उनको कह दिया भाई आप मेरे अंडर में हो, आप अपना राज करो, लेकिन आप मुझे भेंट उपहार ये समय समय पर देते रहना। यूपीएससी क्या पूछ सकता है, प्रसय बोधन और मोक्ष ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति किसने अपनाई। इसके अलावा जो जंगल वाले राज्य थे, जंगल वाले राज्य थे उनके प्रति कौन सी नीति अपनाई, प्रिचारीकृत नीति, दास बनाने की नीति अपनाई। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया, जिसकी जानकारी कहाँ मिलती है, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में। लेकिन इसका खुद का अभिलेख कौन सा था, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन वाला, उसमें इसका जिक्र नहीं मिलता है, किसका, अश्वमेध यज्ञ का। इसने 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई। गरुड़, ये गुरुड़ लिख दिया, गरुड़ है ये, यार थोड़ा सा टाइपिंग में हो जाता है, आप मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे देना। धनुर्धारी, प्रसु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्र हनन, वीणा वादन, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कीर्ण है। इसे बौद्ध संघ में विभेद को रोकने के लिए कौशाम्बी के महामात्रों को आदेश दिया गया। देखो ये क्या है, शुरुआत में मेनली जो अभिलेख लिखना का काम किसने स्टार्ट करवाया था, अशोक ने। उसी पर ही फिर है ना, देखो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का हो गया। फिर आप आगे देखोगे तो अकबर ने भी इसको क्या है कि कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद या प्रयागराज के किले में लगवा दिया था। प्रयाग प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह गद्य पद्य, इसको बोलते हैं चंपू शैली में ये लिखा हुआ है। इससे समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता है, वो ऊपर देखा हमने कहाँ मिलता है, भीतरी लेख में, ठीक है। बिना तिथि का टाइम पीरियड नहीं इस अभिलेख पे, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति पर अकबर के दरबारी बीरबल का लेख और मुगल सम्राट जहांगीर का लेख भी मिलता है। यार इतना वास्ट हमने एक्सप्लेन किया है कि अब तो अगर क्वेश्चन आता ना यहाँ से तो आपका डायरेक्ट सही हो जाएगा, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अटेम्प्ट कीजिए। पारमिता शब्द का या परामिता शब्द का क्या अर्थ होता है। जो बुद्धिमान है, जिन्होंने 2019 वाली क्लास देखी है, उनको तो समझ में आ गया। देखो ये होता है, प्रीवियस ईयर्स का बहुत फायदा है। देखो हम ये सीरीज क्यों लेके आए, हो सकता है कुछ लोग बोले कि अरे सीरीज को कौन ही देखेगा, कौन ही इसको ना मतलब स्वीकार करेगा, कौन ही इसके लिए पेमेंट करेगा। रियलिटी तो यही है, आपकी सफलता है, सफलता प्रीवियस ईयर्स में छुपी हुई है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं खुद का। चलो मान लो आप बोलोगे सर आप तो, किसी को भी पूछ लेना जो सक्सेस है, जिसने मतलब प्रीलिम्स पास किया है, आप हो सकता है वो बाहर क्या बोले, लेकिन रियलिटी यही है। ये प्रीवियस ईयर्स है ना, ये हमें बताते हैं कि पढ़ना क्या है, ठीक है। अटेम्प्ट करो इसको। क्या आपने ये शब्द कहीं देखा था,
पारमिता। चलो मैं रिवीजन करवाता हूँ आपको। ये शब्द आपने पढ़ा होगा कि इसने एक प्रज्ञा पारमिता महायान धर्म की जो साहित्य है वो लिखा। तो यहां से ये तो आइडिया हो गया ना बौद्ध धर्म से संबंधित। एक ही ऑप्शन है जिसमें बौद्ध धर्म की बात है, ये रहा बोधिसत्व। राइट, मैं करके आया था ऐसे ही, आप भी करके आओगे। बट ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है यूपीएससी के लिए ना यार, एक मतलब अवेयर माइंड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपने आंसर किया होगा। ओके, पारमिता एक बौद्ध साहित्यिक शब्द है जिसका अक्सर पूर्णता के रूप में अनुवादित किया जाता है। बौद्ध टीकाओं में इसका वर्णन आमतौर पर प्रबुद्ध प्राणियों से जुड़े महान चरित्र गुणों के रूप में किया जाता है। तो बौद्ध पारमिताओं के को चरित्र आदर्शों के एक समूह के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये आप एक बार देख लेना, ये 6 पारमिता है। क्या सर रट के जाए? अब सामने है ही तो रट लेना यार, ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, यहां से क्वेश्चन तो नहीं आएगा। लेकिन हमने क्या किया है आपके लिए, ये हम शब्दावली लेके आए। मैं जब पढ़ रहा था वहाँ मैंने देख रहा था कि कुछ शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला शब्द क्या है? उपोषित। उपोषित होता है किसी विशेष अवसर पर बौद्ध भिक्षु इकट्ठा होकर धर्म की जो चर्चा करते हैं उसको उपोषित बोलते हैं। प्रवारणा किसे कहते हैं? बौद्ध भिक्षु जब इकट्ठे होते थे तो अपने अपराध जो उन्होंने किए एक साल में उसकी स्वीकृति करते थे, उसको क्या कहते हैं? प्रवारणा। पातिमोक्ष किसको बोलते हैं? पातिमोक्ष बौद्ध भिक्षुओं के जो विधि निषेधात्मक नियम होते हैं, पाठ होते हैं, उनको पातिमोक्ष बोलते हैं। नति किसे बोलते हैं? जब भी उनकी बैठक होती थी तो अपन बोलते हैं मोशन, प्रस्ताव, उसको क्या बोलते थे? नति बोलते थे। अनुसावन, प्रस्ताव का पाठ है वो अनुसावन कहलाता है। गुलहक, एक तो गुप्त बैठक होती थी, एक सार्वजनिक। जो गुप्त मतदान होता था उस बैठक में, उस गुप्त मतदान को क्या बोलते हैं? गुलहक। अब देखो ये सब ध्यान से देखना, श्रमण, श्रमण या क्षामणेर, प्रवज्ञा प्राप्त भिक्षु यानी दीक्षा का प्राप्त। देखो होता क्या था, आपने 16 संस्कार पढ़े होंगे, ठीक है ना? तो 16 संस्कारों में जैसे स्कूल शुरू होती है, ठीक है ना, स्कूल शुरू होती है, तो वैसे ही है ना, जैसे वहां भी क्या होता था कि किसी भिक्षु को आप जो दीक्षा दे रहे हैं तो शुरुआत किससे होती है? प्रवर्ज्य से। किससे होती है? प्रवर्ज्य से, ठीक है। तो जो प्रवर्ज्य प्राप्त कर लेता था उस भिक्षु को हम क्या बोलते थे? श्रमण या क्षामणेर। फिर आता है उपोषित। अब देखो, एक उपोषित विशेष अवसर पर बौद्ध भिक्षु इकट्ठा होकर जो धर्म चर्चा करते थे। एक उपोषित वो जो बौद्ध भिक्षु गृहस्थ जीवन जीते थे उनको भी क्या बोलते थे? उपोषित बोलते थे, ठीक है। ओके, मैं क्यों बता रहा हूं, आगे आप देखोगे क्वेश्चन जिसमें श्रमण उपोषित ये पूछा हुआ है।